हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड, इसका बैच जो वो हमने अनाउंस कर दिया था कि हम जल्दी शुरू करेंगे, और वो घड़ी आ रही है कि हम कल से इस बैच को शुरू कर दें। तो मतलब शुरू तो आज से हो रहा है, लेकिन आज जो है वो सिर्फ हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। कल से विधिवत आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो देखिए, सिलेबस जो है उसके अंदर मेरा जो पोर्शन है वो ये है, जो पार्ट ए है वो मैं पढ़ाऊँगा। अब सर पार्ट ए के अंदर क्या है? तो पार्ट ए के अंदर दो तो इंड एस दिए गए, इंड एस 115 और इंड एस 116। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो ये कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट के बारे में बात करता है, लीज के बारे में बात करता है। ये इस तरीके से दो इंड एस है। इन दोनों इंड एस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि है क्या सिलेबस, फिर हम बात करेंगे इस सिलेबस को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। एक सिलेबस जो होता है वो क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही लेंथी दे देते हैं, मतलब कि बहुत सारे टॉपिक दे देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हर टॉपिक अगर बेसिक भी आपको पता है तो काम चल जाता है। एक जो सिलेबस होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत कम सिलेबस दिया जाता है। तो उस केस के अंदर आपके पास जो वो अलग तरीके की जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। उसके बाद में बैंक रिकन्सिलेशन एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन करते हैं। अब बैंकिंग के साथ ट्रांजैक्शन तो नॉर्मल जो अपन एंट्री करते हैं वो कि वही होते हैं, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट। और उसमें कुछ जो है प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम आने का कारण क्या रहता है कि हमने जो है पैसा मान लीजिए जमा करवाया, वहाँ पैसा जमा नहीं हुआ वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हम एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्लियर है? अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट स्पेसिफिकली कहा गया तो इसके बारे में तो आपको पूरा डिटेल में जानना होगा। अब डिटेल के अंदर जानने का मतलब क्या है कि छोटी से छोटी बात भी आपको पता होनी चाहिए। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट खुद क्या है, स्टेटमेंट, फॉर्मेट, अकाउंट, इस तरीके से। तो ये छोटी से छोटी बात से शुरू करके कंप्लीट लास्ट तक आपको पूरा पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है कॉस्ट एस्टिमेट एंड असर्टेनमेंट एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसको अलग कलर से कर देते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इन्होंने कहाँ से दिया है, कॉस्टिंग से दिया है। कॉस्ट एस्टिमेट की कॉस्ट का एस्टिमेट कैसे करेंगे, एंड असर्टेनमेंट, कॉस्ट एस्टिमेट एंड असर्टेनमेंट। अब देखिए, दिखने में तो ये कॉस्ट असर्टेनमेंट और कॉस्ट एस्टिमेट और असर्टेनमेंट है जो सिंपल से ही वर्ड लगते हैं। एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ ओवरहेड। अब कॉस्ट का एस्टिमेट करने में बहुत सारी टेक्निक लगती है। कॉस्ट एस्टिमेट लिखते से ही आपके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो अपने आप से रिलेवेंट हो जाती है। मतलब कि वहाँ पर आपको समझना होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, वहाँ पर आपको समझना होगा रिलेवेंट कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट, संक कॉस्ट, और इनके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझने होंगे। ठीक है? अप्रोप्रिएशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ना होगा। ओवरहेड के अंदर अप्रोप्रिएशन कैसे होता है, अलोकेशन, एब्जॉर्प्शन और अप्रोप्रिएशन, रीअप्रोप्रिएशन वगैरह, ये जो सारी अब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन, ये जो है पूरे के पूरे वर्ड, रीअब्जॉर्प्शन के तरीके वगैरह, आपको सारा का सारा ओवरहेड चैप्टर जो है वो पूरा पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। कि मशीन रेट क्या होती है, मशीन रेट में 2 टियर रेट क्या होती है, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट क्या होती है, फैक्ट्री ओवरहेड रेट क्या होती है, वगैरह वगैरह सब कुछ जो है वो पढ़ना होगा। क्योंकि आपको क्या कर रखा है, स्पेसिफिक ओवरहेड चैप्टर जो है वो दे रखा है। क्लियर है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, मटेरियल चैप्टर पढ़ना है। मटेरियल के अंदर मटेरियल खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है, ईओक्यू क्या होता है, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर लेवल क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, और फास्ट स्लो, और ये क्या हो गए, फिर ये जो है वो आपके लीफो क्या हो गया, फीफो क्या हो गया, वगैरह वगैरह। सारा जो मटेरियल से रिलेटेड है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, वो सारा सारा पढ़ना होगा। इन्वेंट्री का लिखा तो वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वैल्यूशन ही पढ़ लें, इसका मतलब इन्वेंट्री पूरा पढ़ना है आपको। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3, ये आपको डिटेल में पढ़ना होगा। शेड्यूल 3 का पूरा फॉर्मेट जो उसके ऊपर जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई आइटम दे दिया और उन्होंने कहा कि ये कहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे डेफर्ड टैक्स असेट, इसको कहाँ लिखा जाएगा, या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो कहाँ लिखी जाएगी। एक इनटेंजिबल एसेट है जो अभी बनी नहीं है, वो अभी बन रही है, तो वो कहाँ पर लिखी जाएगी। करंट एसेट के अंदर कब लिखा जाएगा, नॉन करंट एसेट के अंदर कब लिखा जाएगा। क्या शेड्यूल 3 ने कुछ क्लासिफिकेशन दिया है या कुछ कंपनीज एक्ट ने क्लासिफिकेशन दिया है, अगर वो दिया है तो वो किस तरीके से दिया है। मतलब अपने आप से दिमाग के अंदर हम अपनी इच्छा से तो नहीं कर रहे हैं ना, हम अपनी
इच्छा से तो उसको करंट और नॉन करंट नहीं कर सकते ना, तो कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा जिस वजह से हम, जिसके मद्देनजर हम जो है वो उसको करंट कहते हैं या नॉन करंट कहते हैं। क्लियर। देखिए जैसी पोस्ट है और जैसे उसके ऊपर जितने पोस्ट आई है उसके हिसाब से कंपटीशन, ये मान के चलिएगा कंपटीशन अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्लासेज जो हम भी उसी तरीके से लेंगे और उसमें आप जितना आप अपना एफर्ट दे सकते हो ना उतना एफर्ट दीजिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ कि जितना आप एफर्ट ज़्यादा देंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कम है और ऊपर से पोस्ट अच्छी है। कॉमर्स के अंदर ढंग की पोस्ट जो है वो आई है, तो उस केस के अंदर कंपटीशन सीधी सी बात है बढ़ने वाला है। तो अच्छे से तैयारी करनी है, जितने ज़्यादा एमसीक्यू, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना अच्छा कंटेंट जो वो पढ़ सकते हैं उतना अच्छा कंटेंट जो आपको पढ़ना है। हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं लाएंगे, हम हमारी तरफ से जितना मदद कर सकते हैं उतना मदद करेंगे, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर आप खुद का जो है सपोर्ट खुद नहीं करेंगे तो हमारा कितना ही किया हुआ सपोर्ट काम नहीं आएगा। तो हम आपका पूरा 100% एफर्ट देके आपकी मेहनत जो है उसको ईजी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, नोट्स क्या लें वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है। अब जैसे इस सिलेबस के अंदर जो है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को तो ये समझ नहीं आएगा कौन से चैप्टर पढ़ने, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी झंझट जो वो हम पालेंगे, लेकिन हम जो देते हैं, जो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर आपको पूरा अपना 100% देना और पूरा अच्छे से उसको पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो वो देखना है, एफएम देखना है, जिसमें स्पेसिफिक रेफरेंस जो वो किसका देना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो पढ़ना ही है। उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा है तो वहाँ पर एफएम का बेसिक जो पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ सकता है, कहाँ से जा सकता है, कौन कौन से डिसीजन होते हैं वगैरह वगैरह, वो सारा चीज़ें। और फिर है कैपिटल बजटिंग, जो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसके बारे में बात करते हैं वो यहाँ पर पढ़ना है। फिर रेशियो एनालिसिस, एक काम तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस अगर लिखा है तो मतलब इसका क्वेश्चन जो वो 100% आएगा, तो इसकी तैयारी आप आज से ही शुरू कर दीजिए। मतलब आज से ही जो रेशियो वो याद करना शुरू कर दीजिए। मैं समझा दूंगा, समझाने के बाद भी आपको याद तो करने पड़ते हैं, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। मेन चीज़ ये कि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे नंबर भी मिलते हैं। सर ओवरऑल आपके हिसाब से बताइए सिलेबस कैसा दिया है? तो सिलेबस इन्होंने बहुत छोटा दिया है। अगर सिलेबस देखें ना, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर टॉपिक के नाम भी लिखे और फिर उन्होंने क्या किया, चैप्टर के नाम लिखे। जो देखे तो चैप्टर उन्होंने 5-6 लिखे। तो सर क्या इन 5-6 चैप्टर को ही तैयार करना है? ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ये जो 5-6 चैप्टर है, इन चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, इन 5-6 चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन करना आपको जो है वो बेसिक सब पता होना चाहिए। अकाउंट, एफएम और कॉस्ट, तीनों का बेसिक पूरा पता होना चाहिए। और ये जो चैप्टर इन्होंने स्पेसिफिक कह दिया, जैसे इन्वेंट्री का हो गया, ओवरहेड का हो गया, और ये बीआरएस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, इनको तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप में करना। और बाकी बेसिक आपको तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करना पार्ट ए के लिए। टोटल क्वेश्चन 45 आएंगे और 90 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का जो है वो 2 नंबर का है। अब इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग यहाँ तो इन्होंने कहीं लिखी नहीं है, ना यहाँ लिखी है, ना इन्होंने इसको डिटेल एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखी है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट में भी देख लेते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट में भी इन्होंने जो है इस तरीके से, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ना, या दिख रही है, हाँ दिख रही है, ये थोड़ा सा अलग कर दिया। देखिए ना इन्होंने डिटेल एडवर्टाइजमेंट में कहीं नेगेटिव मार्किंग वगैरह के बारे में बात की है और ना उन्होंने सिलेबस के अंदर बात की है। तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जहाँ तक हम मानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी इसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, तब तक हम इसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते। देखिए इन्होंने ये यहाँ पर लिखा है, ड्यू टू कोर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट मेरिट लिस्ट जो है वो इस तरीके से नहीं, इन्होंने कुछ भी इस तरीके का माइनस मार्किंग के लिए तो कोई डिटेल जो वो नहीं दी है। ठीक है, तो ये बातें हैं अभी तक की माइनस मार्किंग का। भी या नहीं दे रखा है, तो अभी तक के लिए तो यही मान रहे हैं कि माइनस मार्किंग नहीं है। फिर अगर इनका कोई और अनाउंसमेंट आता है और उसके अंदर जो वो और कुछ बताते हैं तो उस केस के अंदर और चीज़ें जो क्लियर होगी।
लेकिन अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस जो है वो इसको आपको अच्छे से करना है। पोस्ट अच्छी है, पहली चीज़। कंपटीशन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। जितना जल्दी पढ़ाई शुरू करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। अगर आप पहले से कंटिन्यू स्टडी से टच है तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात है, मतलब बहुत ही बढ़िया वाली बात है। आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करें। अपन कल से विधिवत क्लासेज जो वो शुरू कर देंगे, और ये जो चैप्टर है इनको पूरा डिटेल में पढ़ना है। बाकी सिर्फ इन पे ही भरोसे मत रहिएगा, क्वेश्चन इससे थोड़ा इधर उधर भी आएंगे। तो क्योंकि इन्होंने कॉस्ट एस्टिमेट लिखा है तो ये आप जस्टिफाई कर सकते हैं। कॉस्ट एस्टिमेट में सारी जो टेक्निक कॉस्ट एस्टिमेट की आती है, जैसे उन्होंने रोवन और हाल से पूछ लिया तो भी आप ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट एस्टिमेट के अंदर ये चीज़ें भी कवर होती है। उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा है, फिर उन्होंने लिखा विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू, तो वो कह सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक रेफरेंस कैश फ्लो का है, बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पूरा लिखा है। तो आपको ओवरऑल ओवरव्यू सब चैप्टर का लेना है, एफएम के, अकाउंट के और कॉस्ट के, मतलब जो बेसिक चैप्टर जो भी है उन सब का ओवरव्यू है जो लेना है, और इन पे स्पेसिफिक ध्यान देना है। आप अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके इसके अंदर आप www.oneexam.in पे जा सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से oneexam.in जो है वो ऐप जो है वो उस इंस्टॉल करके उसके अंदर भी कोर्स जो वो ले सकते हैं। कल से उसके अंदर सारे के सारे कंटेंट जो वो आने शुरू हो जाएंगे, और एमसीक्यू भी उसके अंदर अपलोड होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू वो आपको करना है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। पढ़ा हुआ, मेहनत की हुई कभी भी खाली नहीं जाती है, उसका फ़ायदा आपको हमेशा मिलेगा, ये बात तय है। तो जितना मेहनत करेंगे उतना आपको इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? तो ये अपना इतना जो है वो डिस्कशन था। कल से अपन चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर है? ऐप पे रेगुलर अपडेट होंगे, जो क्लासेज जो वो ऐप के ऊपर रेगुलर अपडेट होती रहेगी, नोट्स वगैरह सारे सारे ऐप पे ही अपलोड होते रहेंगे। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है तो एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर नहीं किए तो जितना जल्दी करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।